दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं मैथ का पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। ये मैथ का पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए, इसका एक भाग हमने रिलेशन के बारे में हमने कक्षा 11 में पढ़ा है। पहले 11 का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रिलेशन होते क्या हैं। अब सबसे पहले आप इस तरह से समझिए, ये कोई नंबर लिखे हुए हैं। अगर मैं यहाँ से किसी से मालूम करूँ कि ये क्या लिखा हुआ, तो वो बताएगा 1 और 4 लिखा हुआ है। अगर मैं इन दोनों को ब्रैकेट में लिख दूँ, तब इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 4 में कोई ना कोई रिलेशन है। या तो ये x की वैल्यू है और 4 जो है y की वैल्यू है। इसका मतलब ये कार्टेशियन फॉर्म में है। अगर हमने ब्रैकेट में लिख दिया इसको, तो इसे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अब हमने क्लास फर्स्ट ईयर में कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है सेट का। जैसे 2 सेट होते थे, सपोज करिए ए बी सी डी। एक सेट ये है और एक सेट हमने लिया बी। ये 2 सेट हैं, एप्पल, बैट, कैट, डॉग। ये 2 सेट है। सेट तो आप जानते ही हैं। सेट क्या होता है, एक ऐसा कलेक्शन होता है किन्हीं भी संख्याओं का, नंबर्स का या किन्हीं भी वस्तुओं का ऐसा कलेक्शन होता है जो जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स और नंबर्स इज कॉल्ड सेट। ये सेट है। अब मैं दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट कराता हूँ। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी। अगर मैं ए क्रॉस बी इनका निकालूँ, ये कक्षा 11 में हमने पढ़ा है। ए की मल्टीप्लाई हम इससे करते हैं, ए कॉमा एप्पल, क्या आ जाएगा, ए कॉमा एप्पल। फिर ए की मल्टीप्लाई हम करते हैं बैट से, तो ये हो जाएगा ए कॉमा बैट। फिर हम ए की मल्टीप्लाई करते हैं कैट से, तो ये हो जाएगा हमारा ए कॉमा कैट। फिर हम ए की मल्टीप्लाई करते हैं डॉग से, तो ये हो जाएगा हमारा ए कॉमा डॉग। ठीक है। अब ऐसे ही हम बी की करते हैं, तो बी कॉमा एप्पल, बी कॉमा बैट। फिर बी की कैट से करेंगे बी कॉमा कैट। फिर बी की हम करेंगे डॉग से, बी कॉमा डॉग। इसी तरह से हमने बी की मल्टीप्लाई कर ली, इसी तरह से हम सी की करेंगे, सी कॉमा एप्पल, सी कॉमा बैट, सी कॉमा कैट, सी कॉमा डॉग। इसी तरह से हम डी की मल्टीप्लाई करेंगे, डी कॉमा एप्पल, डी कॉमा बैट, डी कॉमा कैट, डी कॉमा डॉग। अब ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आए। अब आप ऐसे समझिए कि ये ए था, इसमें 4 मेंबर थे, ये बी था। अब ऐसा समझ लिए एक शहर ये था और एक शहर ये था। इसमें 4 मेंबर थे, 4 परिवार थे, इसमें भी 4 परिवार थे। अब ये पहला परिवार यहाँ पे गया मेहमानदारी के लिए सबके घर, फिर बी गया, फिर सी गया, फिर डी गया। ये सब मेहमानदारी करके आए। जब बाद में हमने रिजल्ट निकाला कि ये मेहमानदारी करके हमारे ये ऑर्डर्ड पेयर गए बने, ए एप्पल, ए बैट, ए कैट, ए डॉग, बी एप्पल, बी बैट, बी कैट, डी बी डॉग, सी एप्पल, सी बैट, सी कैट, सी डॉग, डी एप्पल, डी बैट, डी कैट, डी डॉग। जब हमने ध्यान दिया, जब हमने मालूम करा, तो ये बताया कि भाई हमारी रिश्तेदारी निकली वहाँ पे उस गांव में। तो जब इस सिटी के यहाँ पे गए, तो ए फॉर एप्पल, देखिए इसमें दोनों में रिश्तेदारी निकली आई, क्योंकि ए फॉर एप्पल होता है, दोनों में रिलेशन है। इसी तरह से बी फॉर बैट, इन दोनों में रिश्तेदारी निकली आई। सी फॉर कैट, ये रिश्तेदारी निकली इन दोनों में। डी फॉर डॉग। तो देखने को ये मिला, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करा, जब हमने इनसे कार्टेशियन प्रोडक्ट करा दोनों शहरों में, तो कुछ रिश्तेदारी हमें मिली। कौन कौन सी रिश्तेदारी मिली, इन्हें हम अलग लिख लेते हैं इन ऑर्डर्ड पेयर को। एक तो मिला हमें ए फॉर एप्पल, फिर मिला बी फॉर बैट, फिर हमें मिला सी फॉर कैट, सी फॉर कैट।
फिर हमें मिला डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग। तो इसका मतलब यह है ये आपस में रिश्तेदार है, रिलेटेड है, तो हम इसे कहेंगे रिलेशन। हम इसे क्या कहेंगे? रिलेशन। ये इन दोनों में रिलेशन है। तो इस यहाँ से ये बात सिद्ध होती है कि रिलेशन जो है वो ए इंटू बी का उप समुच्चय है, सबसेट है। मतलब आर की डेफिनेशन यहाँ से बनेगी, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और तो हम ये कह सकते हैं कि आर जो है सबसेट है ए इंटू बी का, ठीक है, और बराबर भी हो सकता है ए इंटू बी के। तो आर की हम डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई, ए बी से रिलेटेड है किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी तरह से, जो भी इनमें रिश्तेदारी हो। अब इनमें रिश्तेदारी क्या है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ये रिश्तेदारी निकली है। तो हम सेट की जो डेफिनेशन बनाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म में हम इस तरह से बनाएंगे, आर जो है एक ऑर्डर्ड पेयर है एक्स कोमा वाई का, जहाँ पे एक्स जो मेंबर है पहला, वेयर जहाँ पर एक्स बिलोंग करता है, एक्स पहले वाले का है, पहले सिटी का है या पहले सेट का है, और जो हमारा बाई है वो दूसरे वाले बी का मेंबर है। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब इसी चीज का मैं एरो डायग्राम बनाता हूँ। ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। अब ए के अंदर हमारा क्या है? हमारे 4 मेंबर हैं, ए बी सी और डी। इसमें भी हमारे 4 मेंबर हैं, एप्पल, बैट, कैट और डॉग। क्लियर? अब हमने देखा, हमने जो रिश्तेदारी निकाली थी अभी पीछे, हमने क्या निकाली थी? पहले दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करा था, फिर इनमें दोनों में रिश्तेदारी निकली थी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। तो अब देखिए, ए की रिश्तेदारी एप्पल से निकली, बी की रिश्तेदारी बैट से निकली, सी की रिश्तेदारी कैट से निकली, डी की रिश्तेदारी डॉग से निकली। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनकी इमेज है। अगर हम मैथमेटिशियन फॉर्म में बात करें तो ए की इमेज क्या है? एप्पल, बी की इमेज क्या है? बैट, सी की इमेज क्या है? कैट, डी की इमेज क्या है? डॉग। तो ए के जो एलिमेंट है जिनकी इमेज इसमें है, जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे रिलेशन के, उन्हें क्या बोलते हैं हम? डोमेन। तो रिलेशन का जो डोमेन कहलाएगा वो आर। डोमेन आर का क्या हो गया? ए बी सी डी, ये हो गया इसका डोमेन। ठीक है, जिनके इमेज बी के अंदर है, रिलेशन के पहले एलिमेंट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? डोमेन कहलाते हैं। इनकी जो इमेज है एप्पल, बैट, कैट, डॉग, ये कहलाती हैं रेंज। रेंज क्या हो जाएगी आर की? अगर रेंज हमसे मालूम करेगा, एप्पल, बैट, कैट, डॉग, ये हो गई रेंज। अब एक होता है कोडोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन आर का क्या हो जाएगा? कोडोमेन में ये सारे बी के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट जो कोडोमेन होते हैं, मतलब एप्पल, बैट, कैट और डॉग, ये हो गया कोडोमेन। हिंदी में इसे बोलते हैं प्रांत। प्रांत ये सारे हो गए जिनकी इमेज इसके अंदर है। ठीक है, दूसरा रेंज। रेंज जो इनकी इमेज बनी है वो रेंज हो गई। कोडोमेन इसके सारे एलिमेंट, बचे हुए भी होते तो सब लेते, कोडोमेन में पूरा भी आ जाता। ठीक है, इसे बोलते हैं हिंदी में सहप्रांत। अगर इसमें सपोज करो डी के बाद ई भी होता, तब हम डोमेन में, क्योंकि ई की इमेज नहीं है तो ई को छोड़ देते हैं, डोमेन में केवल आर के ये एलिमेंट लिखे जाते हैं जिनकी इमेज इसके अंदर है, ए बी सी डी। ठीक है, और रेंज में अगर मान लिया यहाँ पे एलिफेंट भी होता, तब रेंज में यही लिखे जाते जो इमेज है, जबकि कोडोमेन में हम एलिफेंट भी लेते हैं क्योंकि कोडोमेन तो पूरा होता। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ए जो है बी से रिलेटेड है, ए इज रिलेटेड टू बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी, किसी न किसी कारण से। समझ गए? तो ये तो था हमारा रिलेशन। तो रिलेशन इतना तो हम समझ गए, रिलेशन जो है सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ए और बी के। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे रिलेशन के प्रकार
कितने तरह के रिलेशन होते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन कितने तरह के होते हैं 12th क्लास में। तो पहला है रिफ्लेक्सिव, नंबर दूसरा होता है सिमेट्रिक, नंबर तीसरा ट्रांजिटिव और नंबर चौथा होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो समझ गए 4 तरह के रिलेशन हम पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। हिंदी में स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक और तुल्यता संबंध, ये 4 संबंध हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं रिफ्लेक्सिव में। रिफ्लेक्सिव में मैं 2 एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे हमने लिया a इक्वल टू 1,2,3 ये लिया, ठीक है। b हमने लिया 2,4,6, ठीक है। इसका एक रिलेशन लिया हमने r इक्वल टू 1 2 2 4 3 6, ये हमने कोई रिलेशन लिया, ये इसका डबल, ये इसका डबल, ये इसका डबल, इस तरह से रिलेशन ले लिया। अब हमें देखना है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव वो होता है इसका हर एक मेंबर खुद इसकी इमेज हो। मतलब ये रिफ्लेक्सिव जब होगा जब ये ए के जो हमारे एलिमेंट हैं 1 2 3, जब इसमें 1,1 भी आर के अंदर होगा, जो कि नहीं है। 2,2 भी आर के अंदर होना चाहिए, 3,3 भी आर के अंदर होना चाहिए। अब इसमें से कोई भी नहीं है, सब के सब होने चाहिए थे। अगर ये 3 है तो 1,1 2,2 3,3 आर में होने चाहिए थे, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो ये तुल्यता संबंध नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है स्वतुल्य। स्वतुल्य, स्व का मतलब अपने आप, तुल्य अपने तुल्य के बराबर। जैसे 1 है इसका मेंबर तो 1,1, 2 है ए का मेंबर 2,2, 3 है इसका मेंबर 3,3, ये सब आर के अंदर अगर होंगे तो ये जो है रिफ्लेक्सिव होगा, स्वतुल्य होगा। जबकि हमने देखा 1,1 भी इसके अंदर नहीं है, 2,2 भी इसके अंदर नहीं है, 3,3 भी इसके अंदर नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इफ़ ए आर के अंदर है, ठीक है, फॉर एवरी, सभी के लिए, ए बिलोंग्स टू ए में होना चाहिए और दूसरा ए बिलोंग्स टू बी में होना चाहिए। ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। आप तो इस तरह से ध्यान रखो, अगर हमारा ए है 1 2 3 है तो 1,1 2,2 3,3 इसके अंदर होने चाहिए, आर के अंदर तीनों के तीनों। अगर नहीं है तो ये स्वतुल्य नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा हम सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता, जैसे हमने ए लिया, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं सब में 1 2 3। बी हमने क्या लिया था, बी हमने लिया है 2 4 6। एक रिलेशन हमने लिखा था अपनी तरफ से आइडिया लगा के 1 2 2 4 3 6। अब सिमेट्रिक का मतलब क्या होता, सिमेट्रिक का मतलब ही होता उल्टा। अब जैसे हम इस पेयर को उठाते हैं 1,2 आर के अंदर है, हमें दिखाई दे रहा है कि 1,2 आर के अंदर है, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए। तो 2,1 अगर हम इसका उल्टा करते हैं तो ये भी होना चाहिए, तो जबकि ये इसके अंदर नहीं है। तो इसी ब्रैकेट से हमने जांच लिया कि ये जो है क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। समझ गए, 1,2 तो आर के अंदर है मगर 2,1 आर के अंदर नहीं है, तो ये जो है सिमेट्रिक नहीं है। अगर होता तो सिमेट्रिक हम लिख देते। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इफ़ ए कोमा बी आर के अंदर मौजूद है तब बी कोमा ए भी आर के अंदर होना चाहिए। फॉर एवरी ए पहले का मेंबर है और बी दूसरे का मेंबर है। समझ गए, तो ये समझ में आ गया होगा। सिमेट्रिक में आप ऐसे ध्यान रखो, ए कोमा बी अगर आर के अंदर है तो बी कोमा ए भी आर के अंदर होना चाहिए। मतलब अगर 1,2 इसके अंदर लिखा हुआ है आर के अंदर तो 2,1 भी इसके अंदर होना चाहिए। 2,4 इसके अंदर लिखा हुआ है तो 4,2 भी इसके अंदर होना चाहिए। 3,6 इसके अंदर लिखा हुआ है तो 6,3 भी इसके अंदर होना चाहिए, तब ये सिमेट्रिक होगा। जबकि ये सिमेट्रिक नहीं है, जो हमने एग्जाम्पल लिया है। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में हमने कोई रिलेशन लिखा आर इक्वल टू
ये कोई रिलेशन लिख लिया मैंने अपनी तरफ से। अब ट्रांजिटिव में क्या होता, मैंने ये ब्रैकेट लिया 1,2 मैंने इसके अंदर देखा कि इसके अंदर 1,2 आर के अंदर है, ठीक है। अब 2 कोई नंबर उठाएंगे, 2 भी कुछ होना चाहिए, हमने देखा 2,3 भी इसके अंदर है, 2,3 भी इसके अंदर है। तब 2 से 2 कैंसिल कर दिया मैंने, तो 1,3 भी इसके अंदर होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए। 1,3 इत्तेफाक से है, तो यहाँ पे 1,3 भी आर के अंदर है, तो ये जो है ट्रांजिटिव है। मतलब अगर इसकी डेफिनेशन ये लिखेंगे, इफ़ ए कोमा बी भी आर के अंदर है, बी कोमा सी भी आर के अंदर है, तब अगर ए कोमा सी आर के अंदर है तब ट्रांजिटिव होगा, ये तब ट्रांजिटिव होगा। मतलब 1,2 आर के अंदर है, 2 कोई ब्रैकेट ढूंढ लो कोई सा भी, 2,3 मिल गया इत्तेफाक से, 2,3 आर के अंदर है, तो 1,3 भी होना चाहिए। मतलब ए कोमा बी आर के अंदर है, बी कोमा सी आर के अंदर है, तो 1,3 भी अगर आर के अंदर है तो ट्रांजिटिव होगा, समझ गए, संक्रामक होगा, वरना नहीं होगा। अब तीसरा आ गया इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस में क्या होता, अगर वो तीनों कंडीशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों में यस यस है, तो वो इक्विवेलेंस है, समझ गए। जैसे मान लिया कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी यस आता है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी यस आता है, सिमेट्रिक में भी यस आता, सिमेट्रिक भी यस आता है, और ट्रांजिटिव भी यस आता है, ट्रांजिटिव भी यस आता है। तब इस तरह का संबंध क्या होगा, जब तीनों में यस आ गया तो वो इक्विवेलेंस होगा, इक्विवेलेंस होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो पहली एक्सरसाइज में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कौन सा रिलेशन किस तरह का है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस है। तो आइए हम पहली एक्सरसाइज शुरू करते हैं।